गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक की चैप्टर सेकंड होगी, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ना चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बुक कौन सी होगी। तो बुक जो होगी वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक कौन से क्लास की एनसीईआरटी बुक लेनी है? तो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की बुक है? तो ये बायोलॉजी। ठीक है, तो 12वीं क्लास की जो जीव विज्ञान की किताब है, एनसीईआरटी बुक है, उसका हम लोग आज से चैप्टर सेकंड को शुरू करेंगे। और वो जो चैप्टर सेकंड होगा, चैप्टर सेकंड जो होने वाला है उसका नाम है पुष्पीय पुष्पीय पादपों में लैंगिक पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि वैसे पौधे जो पुष्प को उत्पन्न करते हैं, वैसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं, वो पुष्पीय पौधा जो है किस तरीके से लैंगिक जनन को संपादित करता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है चैप्टर का हेडिंग डाल देंगे। चैप्टर का हेडिंग क्या है? वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि सर जी हम लोग आज से नया चैप्टर को शुरू करेंगे जो 12th बायोलॉजी बुक का होगा, चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो वैसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं, बीज बनते हैं और फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो वैसे पौधे को हम लोग पुष्पीय पौधा कहते हैं, या फिर हम उसको आवृत बीजी पादप कह सकते हैं। जरा सा ध्यान से बातों को समझिएगा गूगल। एक्चुअली में होता क्या है, जो बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं ना, जो बीज को उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जो बीज को उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं, इसको क्या किया गया है? दो समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया? तो इसको दो समूह में बांटा गया है। ये दो समूह क्या है? तो एक तो है अनावृत अनावृत बीजी पादप। ठीक है, तो एक अनावृत बीजी पादप का समूह है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कह लेते हैं? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कह लेते हैं। और दूसरा जो समूह है वो है आवृत बीजी पादप समूह है, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के जो पौधे हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? बीज के द्वारा करते हैं, यानी सीड के द्वारा ये लैंगिक जनन करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों पादप समूह में डिफरेंस ये है कि ये जो पहला आप पादप समूह देख रहे हो, जिसको आप अनावृत बीजी पादप कह रहे हो, ठीक है, इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या है? पुष्प का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पुष्प नहीं बनते हैं, इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा क्या है? तो पुष्प नहीं बनते हैं तो बनते क्या हैं? तो पुष्प के जगह पर इसमें कोन का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोनिफेरस पादप समूह भी कहते हैं। इसमें कोन का निर्माण होता है, उसी कोन में जो है बीज का निर्माण होता है। क्या बनता है? बीज बनता है। और जो बीज होते हैं ना, वो नग्न होते हैं। इसमें जो बीज बनते हैं वो नग्न बीज बनते हैं, इसीलिए इस पादप समूह को नग्न बीजी पादप समूह भी कहते हैं। नग्न नग्न बीजी नग्न बीजी पादप समूह भी इनको कहा जाता है। नग्न बीजी पादप समूह भी इनको कहा जाता है, यानी नेकेड प्लांट ग्रुप भी इनको कहते हैं। नेकेड सीड या नेकेड सीडेड प्लांट ग्रुप भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीज तो बनते हैं, बट बीज जो इनका होता है वो किसी भी आवरण से ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो नग्न होते हैं, इसीलिए इसको नग्न बीजी पादप समूह नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं। ठीक है, या नेकेड सीडेड प्लांट ग्रुप आप कह सकते हो। क्लियर है? चूंकि इसमें पुष्प नहीं लगता है तो इसको आप अपुष्पीय पादप भी कह सकते हो। चूंकि इसमें पुष्प नहीं लगता है तो आप इसको अपुष्पीय पादप समूह भी कह सकते हो, या फिर आप इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी चीजें? तो अनावृत बीजी जो पादप है उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, उसमें कोन का निर्माण होता है, उसमें बीज बनते हैं, लेकिन बीज जो होता है वो कैसा होता है? नग्न बीज होते हैं। इसीलिए इन पादप के समूह को, यानी आवृत बीजी पादप के समूह के अंदर जितने भी पौधे आते हैं सबको नग्न बीजी पादप समूह, सबको क्या कहते हैं? नग्न बीजी पादप समूह कह लेते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट
ग्रुप कह लेते हैं या फिर अपुष्पीय पादप भी कह लेते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप भी इनको कह लिया जाता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि सर जी वैसा कौन सा पौधा है जो इसको इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो जस्ट लाइक पाइनस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। पाइनस जो है पौधा है, पाइन का पौधा है, ठीक है। इसमें कॉन्स के थ्रू क्या होता है, बीज का निर्माण होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले साइकस की, ठीक है, तो जितने भी साइकस पौधे होते हैं इसमें भी कोन का निर्माण होता है, कोन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोन में ही इनका बीज बनता है और बीज जो है ना किसी फल से या किसी भी कवर से ढका हुआ नहीं होता है, नेकेड सीडेड प्लांट है ये, क्लियर है। अब बात करते हैं आवृत बीजी पादप क्या होता है। आवृत बीजी पादप मतलब यह है कि वैसा पौधा, क्लियर ना, वैसा पौधा जिसमें क्या होता है कि पुष्प लगते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या होगा, पुष्प का निर्माण होगा, इसमें जो है पुष्प का निर्माण होता है, क्लियर है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है पुष्प के साथ साथ बीज का निर्माण होता है और बीज जो है आवरण से ढका हुआ होता है, बीज जो है आवरण से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है, इसीलिए हम इसको आवृत बीजी पादप कहते हैं। क्योंकि पुष्प लगता है इसलिए हम इसको जो है पुष्पीय पौधा भी कह सकते हैं, पुष्प लगता है तो हम इसको पुष्पीय पादप कह सकते हैं, पुष्पीय पादप समूह कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पुष्प का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या देखने को मिल जाता है कि पुष्प लगते हैं, बीज लगते हैं और जो कुछ पौधे हैं वो बीज जो है ना फल से ढका होता है, तो आप कह सकते हो कि इसमें फल का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर ले, हम इसकी अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। आप जो भी फल खाते हो, जो भी साग सब्जी खाते हो, उसमें से लगभग जो है वो लैंगिक जनन से ही निर्मित होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात कर ले, आम आप लोग खाते हो, मैंगो खाते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना पहले आम के पौधे में पुष्प लगते हैं जिसको आप लोग मांझर कह लेते हो जनरली। उसके बाद क्या होता है कि पुष्प लगने के बाद फिर उसमें बीज का निर्माण होता है, फिर बीज बनने लगते हैं तो फल बनता है। तो आप देखते हैं उसके फल के अंदर बीज आपको देखने को मिलते हैं, यानी बीज जो है फल से ढका हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले वाटरमेलन की, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं वाटरमेलन, जिसको आप लोग जो है ना वाटरमेलन की बात कर लेते हैं। इसके अलावा आप अमरूद की बात कर सकते हो, इसके अलावा आप बैगन की बात कर सकते हो, टमाटर की बात कर सकते हो। ये सब जो है पुष्पीय पौधे में निर्मित होने वाले फल हैं, क्लियर ना। तो चूंकि पुष्प लगते हैं इसलिए हम इसको जो है पुष्पीय पादप कह लेते हैं। बीज बनता है, बीज आवरण से ढका हुआ रहता है, इसलिए हम इसको आवृत बीजी पादप कह लेते हैं। बीज जो है ना जनरली ऐसे पौधे में आपको बीज के बाहर फल देखने को मिलेगा, फल भित्ति से बीज ढका हुआ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा आम हो गया, वाटरमेलन हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आप खरबूज, तरबूज, यही वाटरमेलन को जो है ना हम लोग तरबूज कह लेते हैं, फिर खरबूज आप लोग जानते ही हो। तो जितने भी फल हैं जिसके अंदर बीज का निर्माण हो रहा है, आप समझ लो वो कहीं ना कहीं आवृत बीजी पादप के ही उत्पाद हैं। आवृत बीजी पादप से ही उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बीज का बनना इस बात को सूचित करता है कि वो पौधे अपने बीज की सहायता से लैंगिक जनन को संपादित करते हैं, क्लियर है। एक मिनट लोग, चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये दो टर्म आपको समझ में आ गई होगी। ये दो टर्म कौन कौन सी थी वो, एक तो जो था वो अनावृत बीजी पादप समूह किसको कहेंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स किसको कहेंगे, और दूसरा जो है आवृत बीजी पादप समूह किसको कहेंगे, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसको कहेंगे। आपने कुछ एग्जांपल भी देखा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का आपने कुछ एग्जांपल भी देखा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे, मेरा जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, मेरा जो भी डिस्कशन होगा वो आवृत बीजी पादप के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि इसके चैप्टर का ही नाम है पुष्पीय पादप में, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि हम पुष्पीय पादप समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी आवृत बीजी पादपों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर ना। चलिए, चूंकि एक पौधा जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपादित जो करता है वो पुष्प की सहायता से करता है। जो भी पुष्पीय पौधे होते हैं वो पुष्प की सहायता से लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हम लोगों को कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पुष्प की संरचना देखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक पुष्प जो है, पुष्प की हम लोग संरचना को काफी बारीकी से समझेंगे, संरचना को काफी बारीकी से समझेंगे। इस पुष्प की संरचना में हम लोग देखेंगे कि इस पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है, इस पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है। क्योंकि जैसे ही हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल आता है कि वहां पर एक नर होगा, एक मादा होंगे, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर आगे की प्रक्रिया संपादित होनी है, ठीक है। तो जब हम पुष्प की संरचना को पढ़ चुके होंगे तब हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो पुष्प है इसमें नर जनन अंग कौन सा है, क्लियर है। तो नर जनन अंग को समझेंगे, नर जनन अंग की पूरी संरचना को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नर जनन अंग कौन सा होगा उसको समझेंगे, नर जनन अंग की संरचना को समझेंगे,
नर जनन अंग की संरचना को समझेंगे। फिर हम लोग जो है समझेंगे कि मादा जनन अंग कौन सा है, मादा जनन अंग कौन सा है पुष्प के अंदर। फिर हम लोग समझेंगे कि ये जो मादा जनन अंग है इसकी संरचना कैसी होती है, मादा जनन अंग की जो है ये संरचना कैसी होती है, हम लोग फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी हम लोग संरचना समझेंगे, नर जनन अंग की संरचना, फिर हम मादा जनन अंग की क्या समझेंगे, संरचना को समझेंगे। क्लियर ना। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक निर्माण को समझेंगे कि मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे बनता है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के नाम से, लघु बीजाणु जनन के नाम से हम लोग इसको कवर करेंगे। किसको, नर युग्मक जनन को। यानी कि हम समझेंगे कि ये जो पुष्प है, पुष्प का जो नर संरचना है, नर संरचना में किस तरीके से नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी किस तरीके से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपादित होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, हम लोग इस चीज को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि ये परागकण क्या है, ये परागकण क्या है, ठीक है, और ये परागकण की संरचना कैसी होती है, हम लोग इसको समझेंगे। जब परागकण की हम संरचना पढ़ लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग फिर से पढ़ना शुरू करेंगे किसको, कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु टॉपिक के नाम से। गुरु बीजाणु भी कह सकते हो या बृहद बीजाणु जनन कह सकते हो। तो गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, इस टॉपिक के नाम से हम लोग ये समझेंगे, इस टॉपिक के थ्रू ये समझेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण एक पुष्पीय पौधे में किस तरीके से होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जब मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है, जब हम इसको समझ जाएंगे तब हम समझेंगे कि ये जो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि जो भ्रूण कोष होता है, जो भ्रूण कोष है, इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे, संरचना को पढ़ेंगे। भ्रूण कोष की संरचना को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। जब हम लोग परागकण और भ्रूण कोष की संरचना को डिटेल में अध्ययन कर लेंगे तब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास पहुंचती है, यानी कि युग्मक स्थानांतरण को हम लोग समझेंगे। इसको समझेंगे, युग्मक स्थानांतरण को हम लोग समझेंगे। तो युग्मक स्थानांतरण जिसको हम गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, और प्लांट्स के अंदर गैमीट ट्रांसफर का जो मेथड है वो क्या है, परागण है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। तो पॉलिनेशन टॉपिक के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये जो परागकण है जिसके अंदर लघु बीजाणु व्यवस्थित रहता है वो पहुंचता है स्त्री केशर के वर्तिकाग्र के ऊपर, और फिर क्या होता है, किस तरीके से परागकण के अंदर व्यवस्थित जो लघु बीजाणु है वो भ्रूण कोष के अंदर व्यवस्थित जो गुरु बीजाणु है उससे निषेचन करता है, और आगे किस तरीके से प्रक्रिया चलती है। तो युग्मक स्थानांतरण को पढ़ेंगे, परागण जिसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। जब परागण को हम लोग पढ़ लेंगे ना तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि परागण के थ्रू जो नर युग्मक है यानी जो मेल गैमीट है वो भी मादा युग्मक तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पराग नलिका है, जो परागकण है उसको बनाना पड़ेगा, पराग नलिका बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पराग नलिका निर्माण को पढ़ेंगे। और ये जो पराग नलिका निर्माण है बेसिकली ये जिस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसको कहेंगे पराग स्त्री केशर संकर्षण, पराग स्त्री केशर संकर्षण, जिसको हम लोग कहेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी नई चीजों को सीखेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री केशर का जो वर्तिकाग्र होता है वो सही प्रकार के परागकणों को पहचान पाता है, उसमें अंकुरन करा के पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब का निर्माण कराता है, और फिर आगे की प्रक्रिया किस तरीके से संपादित होती है, ये सारी चीजों को हम इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे। जब हम लोग समझ लेंगे कि परागण के बाद जो परागकण पहुंचा है वर्तिकाग्र के ऊपर उसमें जब पराग नलिका निर्माण होना शुरू हो गया यानी पराग स्त्री केशर संकर्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो पराग स्त्री केशर संकर्षण के समाप्ति तक आप देखोगे कि जो नर युग्मक है वो भ्रूण कोष के पास पहुंच चुका होगा और ये निषेचन के लिए तैयार होगा। तो यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो निषेचन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। स्पेशली आपको ध्यान रखनी है कि जो पुष्पीय पौधा होता है, जो आवृत बीजी पादप होते हैं, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है द्वि निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो हम समझेंगे कि ये द्वि निषेचन क्या है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पर दोहरा निषेचन देखने को मिलता है, द्वि निषेचन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो दोहरा निषेचन है जब हम इसको समझेंगे तो इस दोहरे निषेचन में निषेचन दो तरह का होगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा और फिर क्या होगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है इसके रिजल्ट में यानी इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि नर और मादा युग्मक मिले हैं और युग्मनस का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जाइगोट बना है। क्या हुआ है, जाइगोट का निर्माण हुआ है, युग्मनस का निर्माण हुआ है। क्लियर ना। फिर जब दूसरा
क्योंकि हमने क्या बोला, दोहरा निषेचन। आप इसको द्विनिषेचन कह सकते हो या फिर आप इसको दोहरा निषेचन कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसको जो है दोहरा निषेचन लिख सकते हो, दोहरा निषेचन। ये काफी यूनिक प्रोसीजर है डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पादप में ही देखने को मिलता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग ये पाएंगे कि ये जो फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होगा इसके रिजल्ट में युग्मनज यानी जाइगोट बनेंगे, और सेकेंड जो फर्टिलाइजेशन है इसके रिजल्ट के थ्रू आप लोग देखोगे कि प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहेंगे, ठीक है। अब ये आगे क्या करने वाले हैं, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल और ये जो युग्मनज जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बने हैं, तो इसमें होगा क्या, अब आगे ये होने वाला है होगा, ये जो युग्मनज है ना ये आगे डेवलप करेगा और भ्रूणपोष भी आगे डेवलप करेगा, ठीक है। ये दोनों में डेवलपमेंट होगा, यानी इसमें भी विकास होगा और इसमें भी क्या है, विकास देखने को मिलेगा। दोनों में सबसे पहले विकसित कौन होंगे, सबसे पहले विकसित होंगे भ्रूणपोषीय कोशिका, और ये क्या करेंगे, भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। तो भ्रूणपोषीय कोशिका जो है भ्रूणपोष को बनाएंगे, यानी कि एंडोस्पर्म को बनाएंगे, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे कि एंडोस्पर्म जो है इसका निर्माण कैसे होता है, फिर समझेंगे कि एंडोस्पर्म जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, भ्रूणपोष कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग जब हम देख लेंगे कि भ्रूणपोष का निर्माण हो चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है, तब क्या होने वाला है, भ्रूणपोष जैसे ही आंशिक रूप से बन चुका होगा तो ये जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाना शुरू करेगा, यानी एम्ब्रियो बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। यानी कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जिसको हम लोग भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से पढ़ेंगे, जब भ्रूणपोष बन चुका होगा, भ्रूण का निर्माण हो चुका होगा, ठीक है, जब भ्रूणपोष बन चुका होगा, भ्रूण का निर्माण हो चुका होगा, तब क्या होगा, तब आगे प्रोसीजर बढ़ेगी और पूर्ण सीड का यानी बीज का निर्माण हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, यानी बीज का निर्माण हो जाएगा। जब बीज बनने शुरू हो जाएंगे तो साथ साथ क्या है, फल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, यानी फ्रूट बनने शुरू हो जाएंगे। और जब फ्रूट बन गया तो ऑलमोस्ट जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है एक पौधे ने समाप्त कर लिया। इनके फल जो है उस पौधे से अलग होकर अलग अलग जगह पर बिखरेंगे, और इनका जो बीज होगा वो इनके अगली पीढ़ी को जन्म देगा, अगले संतति को क्या करने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट लाइक अगर हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं तो क्या क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे एक यूनिक घटना है जिसको हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, पढ़ा था आपने, अनिषेक जनन कहते हैं। यानी पढ़ेंगे हम पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, हम समझेंगे यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस को। पार्थेनोजेनेसिस जब हम लोग समझ चुके होंगे तब जाकर हम लोग समझेंगे एक और एक्सेप्शन को, जिसको हम लोग असंग जनन कहते हैं, असंग जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, यानी एपोमिक्सिस की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, ये एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट हम लोग जो है आखिरी में पढ़ेंगे कि अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, यानी कि पार्थेनोकार्पी को पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पी को पढ़ेंगे, किस तरीके से पार्थेनोकार्पी होता है, अनिषेक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये अपवाद है जो कि हम इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो अगर हम सारे जितनी भी चीज़ों को हमने लिखा उसको अगर हम एक जगह पर लाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से एक जगह लाकर हम एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी और ये चैप्टर खत्म कहाँ पे होगा। आई थिंक ये काफ़ी लंबा बन चुका है लिस्ट, इसलिए एक स्लाइड में लाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट आ गई है, ठीक है। चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, अगर नहीं नज़र आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा सा देख लो। देखो, तो सबसे पहले तो क्या है कि लैंगिक जनन को समझने के लिए हम पुष्प की संरचना को समझेंगे, फिर पुष्प में जो नर जनन अंग कौन सा होता है उस पर बात करेंगे, नर जनन अंग की संरचना कैसी होती है उसकी बात करेंगे, मादा जनन अंग कौन सा होता है पुष्प की उसकी बात करेंगे, फिर मादा जनन अंग की संरचना कैसी होती है उसकी बात करेंगे। जब इतनी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी तब हम लोग लैंगिक जनन की प्रक्रिया पे चलेंगे। आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन का जो प्रक्रिया है ना उसको मुख्यतः क्या किया गया है, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप कह सकते हो 3 मुख्य चरण होते हैं लैंगिक जनन का। सबसे पहला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं घटित होती है, निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसको हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से। कि सबसे पहले क्या होगा कि जो नर जनन अंग है और जो मादा जनन अंग है उसमें निषेचन से पहले बहुत सारी घटना संपादित होती है। जस्ट लाइक पहले युग्मक का निर्माण होता है, नर जनन अंग में नर युग्मक बनते हैं, मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होते हैं और तब जाकर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन जो कि लैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्या है, निषेचन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निषेचन के बाद जो भी घटना घटित होगी उसको हम लोग पश्च निषेचन घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्च निषेचन घटनाएं कहेंगे, पश्च निषेचन घटनाएं, जिसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। तो आप यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो, हुआ एक्चुअली में क्या कि नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, परागकण निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, भ्रूण कोश निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया, पराग नलिका का निर्माण होना, ये सारी जो घटनाएं हैं, ये जितनी भी घटना हैं, ये सब किसमें आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फिर क्या होगा, जब पराग नलिका का निर्माण हो गया है, जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक पहुंच जाएंगे, तब इसमें होगा निषेचन। ठीक है, हमने पढ़ा ये निषेचन होगा। ठीक है, यानी ये दूसरी घटना होगी जिसमें आपको दोहरा निषेचन देखने को मिलेगा। फिर दोहरा निषेचन जब कंप्लीट होगा तब बनेगा भ्रूणपोष, निषेचन के बाद बनेगी भ्रूणपोष, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। तो ये सारी जो घटना हो जाएगी वो किसमें आएगा, पश्च निषेचन घटनाओं के अंदर आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आएंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस वाले पार्ट्स को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको जो है लिखने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अब समझ में आ रही होगी कि यहाँ से लेकर इतनी जो घटना घटित हुई है, यानी निषेचन से पहले जो भी काम हुआ है नर जनन अंग और मादा जनन अंग में, ये सब जो है पूर्व निषेचन घटना में आ जाएगा या निषेचन पूर्व घटना के अंदर आ जाएगा। फिर जो निषेचन हुआ, जो कि अद्भुत घटना देखने को मिली आपको आवृत बीजीपादप में, दोहरा निषेचन, ये निषेचन में आ जाएगा। और निषेचन के बाद जो भ्रूणपोष बने हैं, जो भ्रूण बना है, बीज बना है और फिर फल का निर्माण हुआ, ये सब निषेचन के बाद की घटनाएं हैं। बात क्लियर है। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, इस चैप्टर की जो शुरुआत हम लोग करेंगे पुष्प की संरचना से करेंगे। कहाँ से करेंगे बबुआ, पुष्प की संरचना से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो हम जो है एक प्रारूपी पुष्प की संरचना को समझने का कोशिश करते हैं। एक प्रारूपी जो पुष्प है, ठीक है, उसकी संरचना किस तरीके की होती है। तो अब जो है हम लोग पुष्प की संरचना को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एक जो टिपिकल, मतलब एक ऐसा पुष्प हम बनाएंगे जिसमें आपको नर जनन अंग, मादा जनन अंग, ठीक है, पुष्प की जो एसेंशियल ऑर्गन है, नॉन एसेंशियल ऑर्गन है, हेल्पिंग ऑर्गन है, एक्सेसरीज ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन्स क्या है, नजर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, कोई भी पुष्प आप जब लेते हो ना, ठीक है, तो पुष्प जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम कोई भी पुष्प की बात नहीं करेंगे, आप फोकस यहाँ पे करना जो पुष्प को हम बना रहे हैं। क्लियर ना। तो आप देखो कि पुष्प के मध्य में आपको क्या देखने को मिलेगा, कि पुष्प के मध्य में आपको कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि नीचे आएगा और ऐसे करके थोड़ा सा क्या मिलेगा, आपको फुला हुआ देखने को मिलेगा, और ये ऊपर जाएगा और ऐसे करके मिला हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक पुष्प का जो है ना अंडप कहलाता है, जो कि मादा जनन अंग होते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है कि सर जी इसके साइड में, इसके बगल में आपको जो है इस तरीके की डंडल जैसी संरचना मिलती है। ऐसे करके आपको क्या है, डंडल जैसी आपको एक से अधिक संरचनाएं देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से डंडल जैसी आपको संरचनाएं देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर में आपको गुंबद जैसी, टॉम लाइक, नोब लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डंडल जैसी संरचना आप देख रहे हो ना, ये एक पुष्प का नर जनन अंग है। ये एक पुष्प का क्या है, नर जनन अंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये मादा जनन अंग है और ये क्या है, नर जनन अंग है। इसके बाद आप एक पुष्प का जो रंगीन पत्ती है आप उसको देखते हो, जो कि किसी पुष्प में पीला होता है, किसी में आपको नीला भी मिलेगा, सफेद भी मिलेगा, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पुष्प की पंखुड़ी को बना रहे हैं। एक पुष्प का क्या बनाया हमने, एक पुष्प का हमने पंखुड़ी को बनाया यहाँ पर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने पर्पल कलर से शो किया है। ये पुष्प का क्या है, पंखुड़ी है, रंगीन पत्ती है, एक पुष्प का रंगीन पत्तियां हैं। ठीक है, तो हमने एक पुष्प के रंगीन पत्ती को यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर आप ये देखोगे कि कोई भी पुष्प हो ना, कोई भी पुष्प हो, ठीक है, उसके आखिर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कोई भी पुष्प हो उसके आखिर में आपको हरी पत्ती जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, आखिर में आपको किस कलर की पत्ती मिलेगी, हरी पत्ती देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से।
पुष्प के आखिर में आपको हरी पत्ती देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। और पुष्प के जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो, जितने भी पार्ट्स देख रहे हो, आप ये पाओगे कि ये पुष्प का जो आधार है, पुष्प का ये जो आधार है, इस आधार पे इस तरीके से क्या मिलेगा, ये कनेक्टेड मिलेगा। पुष्प के आधार पे इस तरीके से ये क्या मिलने वाला है, कनेक्टेड मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पिक्चर हमने ड्रॉ कर लिया जिसमें एक फ्लावर का जो भी पार्ट होगा, चाहे वो एसेंशियल हो, चाहे वो नॉन एसेंशियल हो, चाहे वो हेल्पिंग हो, ये सारे पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर ना? चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आप जरा सा ध्यान से बातों को समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ आप नहीं समझ पाए ना, तो आपको ये पूरी चैप्टर समझने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। देख लो होगा, ये जो आप बीच वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आप बीच वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली कहलाता है स्त्री केशर। क्या कहलाएगा ये? स्त्री केशर इसको कहेंगे, इसको कहेंगे स्त्री केशर, ठीक है। और कहीं कहीं इसको अंडप भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये स्त्री केशर है या फिर क्या है, अंडप है। स्त्री केशर को इंग्लिश में हम लोग स्त्री केशर अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश में हम पिस्टिल लिखेंगे, और अंडप शब्द का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, कार्पेल लिखेंगे, ठीक है। तो स्त्री केशर को हम अंडप कह सकते हैं, स्त्री केशर को इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं, अंडप को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, तो ये जो है बुआ एक पुष्प का ये मादा जनन अंग को सूचित करता है। किसको करता है? मादा जनन, एक मिनट रुको, एक पुष्प के ये मादा जनन अंग को सूचित कर रहा है, मादा जनन अंग को सूचित कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को डिनोट कर रहा है। एक फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अंडप की जो संख्या है वो एक है, लेकिन हमेशा और हर पुष्पों में ये अंडप की संख्या एक देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जिसमें आपको अंडप की संख्या एक से अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्त्री केशर का समूह है, स्त्री केशर का क्या है वो हुआ, समूह है, अगर स्त्री केशर का समूह है, एक मिनट, अगर स्त्री केशर का समूह है तो स्त्री केसरों के जो समूह होते हैं ना, स्त्री केसरों के जो समूह होते हैं, स्त्री केसरों के जो समूह होते हैं, यानी कि एक पुष्प के जितने भी मादा जनन अंग है, क्योंकि आपने क्या बोला कि अगर एक होगा, ठीक है, वैसा पुष्प जिसमें अंडप या स्त्री केशर की संख्या एक होती है उसको एक अंडपी पुष्प कहते हैं, एक से ज्यादा होगा तो बहुअंडपी पुष्प कहेंगे, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अगर इसका ग्रुप होता ना, यानी स्त्री केशर का समूह होता, जैसा कि आपको बहुअंडपी पुष्प में देखने को मिलता है, ठीक है, तो बहुअंडपी पुष्प में आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्त्री केशर का समूह देखने को मिलेगा, तो वहां पर स्त्री केसरों के समूह को डिनोट करने के लिए, उसको सूचित करने के लिए आप लोग क्या करोगे, वहां पर जायांग शब्द का प्रयोग करोगे। कौन सा शब्द? जायांग, ठीक है। तो जायांग क्या है, तो जायांग एक पुष्प में उपस्थित जितने भी स्त्री केशर है, यानी जितने भी मादा जनन अंग है, उनके समूह को कहते हैं। जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, जायांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्त्री केसरों के समूह को क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। तो जायांग की इकाई को क्या कहेंगे, तो जायांग की जो इकाई है इसको हम लोग कह लेंगे स्त्री केसर। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहेंगे और जायांग की इकाई को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। और स्त्री केशर क्या है, तो स्त्री केशर एक पुष्प के, स्त्री केशर एक पुष्प का एक मादा जनन अंग को सूचित करता है। तो एक मादा जनन अंग है तो वो स्त्री केशर है, लेकिन बहुत सारे मादा जनन अंग को सूचित करने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, जायांग। याद रखिएगा, जायांग आपको पुष्प में देखने को नहीं मिलेगा, पुष्प में आपको स्त्री केशर देखने को मिलेगा। तो एक स्त्री केशर है तो सिर्फ स्त्री केशर कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, जायांग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये था एक पुष्प का मादा जनन अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये जो मादा जनन अंग है, यानी कि जो स्त्री केशर है, इसके बगल में आप डंडल जैसी संरचना देख पा रहे हो। ये जो डंडल जैसी संरचना आप देख रहे हो ना, चलो हम एक को डिनोट करते हैं। ये जो एक डंडल जैसी संरचना है इसको कहते हैं पुंकेशर। क्या कहेंगे इसको, पुंकेशर कहेंगे, या फिर हम लोग इसको स्टैमेन कहेंगे। पुंकेशर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, स्टैमेन कहेंगे। पुंकेशर क्या है, ये पुंकेशर जो है, ये पुंकेशर है क्या, तो जो पुंकेशर होता है एक पुष्प के नर जनन अंग को सूचित करता है, नर जनन अंग को सूचित करता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गेन को सूचित करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को ये सूचित करता है। आई थिंक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। मादा जनन अंग जो है स्त्री केशर है और नर जनन अंग कौन सा है, पुंकेशर है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि जिस तरीके से जो स्त्री केशर है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। एक अगर रहा तो हम उसको क्या कहने वाले हैं, स्त्री केशर सिंपली कह लेंगे, लेकिन उसका समूह रहता है तो हम जायांग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये पुंकेशर भी तो एक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर पुंकेशर का समूह होगा तो हम क्या कहेंगे उसे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर पुंकेशरों का आपको समूह देखने को मिल जाए, यानी एक से अधिक पुंकेशर हो, यानी पुंकेशरों के समूह यानी ग्रुप को हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, पुमंग कहते हैं। पुंकेशरों के समूह को हम लोग पुमंग कहते हैं, और पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। पुमंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। ठीक है, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहेंगे। तो पुंकेशर क्या है, पुंकेशर एक पुष्प का एक नर जनन अंग है। क्लियर है, पुष्प में आपको एक से अधिक पुंकेशर देखने को मिलते हैं, यानी एक से अधिक आपको नर जनन अंग देखने को मिलते हैं। इन्हीं नर जनन अंगों के समूह को यानी पुंकेशरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है, यानी पुमंग भी आपको एक पुष्प में देखने को नहीं मिलेगा, ये समूह का नाम है। पुंकेशर के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो इसी तरीके से पुमंग की इकाई कौन हो जाएगी, तो पुंकेशर हो जाएगा। पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे, पुंकेशर कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। हमने देख लिया एक पुष्प में मादा जनन अंग कौन सा होगा, एक पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पुष्प है इसमें हमने रंगीन पत्तियों को प्रदर्शित किया है। ये जो रंगीन पत्ती है हमने इसको प्रदर्शित किया है। ये रंगीन पत्ती अलग अलग पुष्पों में आप क्या देखोगे, अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, किसी में छोटे किसी में आपको बड़े भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो आपके नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको पंखुड़ी कह लेते हो। नॉर्मल भाषा में आप इसको पंखुड़ी कह लेते हो, तो चलिए हम भी वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इसको पंखुड़ी लिख देते हैं। ये जो रंगीन पत्ती है इसको हम क्या लिख दिए, पंखुड़ी लिख दिए। लेकिन आप पंखुड़ी नहीं कहोगे पापा, ठीक है, क्योंकि पंखुड़ी शब्द का प्रयोग कहीं कहीं ही होता है। ऐसे सामान्यतः इसको दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पीटल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पीटल कहेंगे। इंग्लिश में इसको पीटल कहेंगे। ठीक है, तो अगर एक रंगीन पत्ती है, हमने कोई पुष्प लिया, उसका एक रंगीन पत्ती को हमने तोड़ के बाहर निकाल दिया, तो वो एक रंगीन अगर पत्ती है तो उसको हम लोग कहेंगे पंखुड़ी या दल। अगर इसका समूह, तो पुष्प में तो जनरली ये समूह में ही देखने को मिलेंगे, तो इसका जब समूह होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो इसका जब समूह होगा बउआ, तो इसके समूह को हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो इसके समूह को हम लोग कह लेंगे, इसके समूह को, पंखुड़ी या दलों के समूह को। ठीक है, समूह में अगर मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दलपुंज। क्या नाम देंगे इसको, दलपुंज नाम देंगे, जिसको हम लोग कोरोला कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। ठीक है, तो दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। और जनरली फ्लावर्स के अंदर जो है आपको दल हमेशा पुंज में ही मिलेंगे, ग्रुप में ही मिलेंगे, तो दलपुंज कहेंगे रंगीन पत्तियों को, और पंखुड़ी को क्या कहने, और दलपुंज की इकाई को क्या कहेंगे, पंखुड़ी या फिर दल कहने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि दलों के समूह को दलपुंज कहेंगे और दलपुंज की इकाई को क्या कहने वाले हैं, दल कहने वाले हैं। दल क्या है या दलपुंज क्या है, एक पुष्प की जो रंगीन पत्ती होती है, जो कलरफुल लिप्स होते हैं, उसको हम दल या फिर क्या कह लेते हैं, पंखुड़ी कह लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पंखुड़ी है ना, ठीक है, ये जनन के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको हम अनावश्यक अंग कह सकते हैं, नॉन एसेंशियल ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम करता है। पुष्प अगर इसका निर्माण कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, और उद्देश्य ये है कि जब नर और मादा युग्मक पुष्प के अंदर बनते हैं तो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए यानी परागण के लिए कीट परागित पौधों को कीटों को अपने पास बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए ये एट्रैक्टिव लिप्स का निर्माण करना पड़ता है पौधे को। तो ये खूबसूरत जो है पुष्पों को बनाते हैं, किसकी सहायता से, दलों की सहायता से। गंध उत्पन्न करते हैं, जब एक कीट यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको भोजन मिलने चाहिए एज अ रिवार्ड, तो मकरंद उत्पन्न करते हैं। तो कीट परागित पौधों को जो है ना बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ जाती है कीटों को अपने पास बुलाने के लिए, जंतुओं को अपने पास बुलाने के लिए, जिसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। आप देखोगे कि कोई भी पुष्प होगा ना, उसके आखिर में आपको रंगीन पत्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी पुष्प हो उसके आखिर में आपको क्या मिलने वाला है, हरी पत्ती आपको देखने को मिला है। रंगीन पत्ती को तो दल कहेंगे हम, इसके समूह को दलपुंज कहेंगे। हरी पत्ती देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने आखिर में बना है। ठीक है, ये जो हरी पत्ती है ना, ये जो हरी पत्ती है, इस हरी पत्ती को क्या कहेंगे, क्योंकि ये बाहर है इसलिए हम इसको बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, उसको आपने पीटल कहा तो इसको आप क्या कहोगे, सेपल कहोगे। आप इसको क्या कहने वाले हो, सेपल कहने वाले हो। ठीक है, तो ये जो रंगीन पत्ती है वो पीटल है, और जो ग्रीन पत्ती है आखिर में जो बेसल लिव है, आधारीय पत्ती है, इसको हम बाह्यदल कहेंगे। क्लियर है, अब ये जो बाह्यदल है तो ये तो एक है तो बाह्यदल हम कह लिए, इसका समूह है तो उसको हम क्या किस शब्द से सूचित करेंगे, तो बाह्यदलों के जो समूह होते हैं ना, बाह्यदलों के जो समूह होते हैं उसको हम बाह्यदल पुंज
कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदलों के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको कैलिक्स लिखते हैं। बाह्यदल पुंज कह ले या फिर हम इसको क्या लिख ले, कैलिक्स लिख ले। क्लियर है? तो बाह्यदल के समूह को बाह्यदल पुंज कहेंगे, और बाह्यदल पुंज की इकाई जो होगी, इसकी जो यूनिट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बाह्यदल कहेंगे। क्लियर है? तो बाह्यदलों के समूह को बाह्यदल पुंज कहेंगे, बाह्यदल पुंज की इकाई को क्या कहेंगे, बाह्यदल कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम लोग हैं तो एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि कुछ पौधे में आप लोग क्या देखोगे ना, देखो ये रंगीन पत्ती को हमने क्या कहा, दल कहा, और ये बाहर में जो हरी पत्ती है इसको हमने बाह्यदल कहा। लेकिन कुछ पौधे जस्ट लाइक आप जो कनेर का पौधा देखते हो, कनेर का पुष्प आप देखते हो, आप देखते हो कि उसकी जो क्या होते हैं ना कि दल और बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। आप कोशिश करोगे उसमें कि दल अलग कर ले या फिर बाह्यदल को अलग से तोड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप दल तोड़ोगे तो बाह्यदल साथ में आ जाएगा, बाह्यदल तोड़ोगे तो दल आपको साथ में आ जाएगा। तो ये जो कनेर का पुष्प है ना, ठीक है, जहां जिसको कुछ जगह पर कनेली का पुष्प भी कहा जाता है, उस पुष्प में आपको क्या देखने को मिल जाता है कि उसकी जो हरी पत्ती है, उसकी जो रंगीन पत्ती है ना, ऐसे करके उनकी जो है रंगीन पत्ती है, इस रंगीन पत्ती के नीचे में सटा हुआ ही आपको जो है हरी पत्ती भी देखने को मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या मिलेंगे, फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे से संयोजित होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है? तो ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी दल, ऊपर वाला जो कलरफुल है वो तो दल है, फिर नीचे क्या है, बाह्यदल है। ऊपर जो आप कलरफुल देख रहे हो, इसको क्या कह रहे हो, इसको दल कह रहे हो। ठीक है? यानी पीटल कह रहे हो। और ये जो नीचे में जो जुड़ा हुआ है हरी वाली पत्ती, इसको क्या कह रहे हो, बाह्यदल कह रहे हो। इसको बाह्यदल कह रहे हो या फिर क्या कह रहे हो, सेपल कह रहे हो। अगर ये स्थिति आपको देखने को मिले कि जो पीटल है और सेपल है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको ना ही हम दल कहने वाले हैं, ना ही हम इसको बाह्यदल कहने वाले हैं। ये दोनों का संयोजन होगा, ये दोनों का क्या होगा, संयोजन होगा। यानी कि जो दल है, ठीक है, और जो बाह्यदल है, ये जब एक दूसरे से जुड़े हुए देखने को मिले तो इसको हम परिबाह्यदल शब्द से सूचित करते हैं। परिबाह्यदल शब्द का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, परिबाह्यदल शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो दल है, यानी जो पीटल है, इसके साथ जुड़ा हुआ मिले सेपल, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेपल कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, टेपल कह लेते हैं। इसी तरीके से तो एक अगर हमने क्या किया है कि रंगीन पत्ती और जो हरी पत्ती है दोनों का संयोजन लिया, तो हमने उसको परिबाह्यदल या फिर क्या कहा, सेपल कहा। तो ये जो परिबाह्यदल है ना वो परिबाह्यदल एक है तो हम परिबाह्यदल कह लिए। अगर इसका समूह होगा तो समूह में ही जनरली होते हैं, तो अगर इसका समूह होगा तो क्या कहेंगे, तो समूह को कहेंगे परिबाह्यदल पुंज कहेंगे। नाम तो काफी आसान है, परिबाह्यदल पुंज कहेंगे। इंग्लिश में इसको पैरियंथ कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पैरियंथ कहेंगे। ठीक है? तो परिबाह्यदल पुंज की इकाई कौन हो जाएगी, परिबाह्यदल पुंज की इकाई हो जाएगी परिबाह्यदल, यानी कि टेपल इकाई। ठीक है? तो टेपल का जो ग्रुप होगा उसको पैरियंथ कहेंगे, और पैरियंथ का जो यूनिट होगा उसको क्या कहेंगे, टेपल कहेंगे। चलिए आगे हम फ्लावर पे चलते हैं। आप इस फ्लावर को ध्यान से देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पुष्प के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पार्ट्स, जितने भी ऑर्गन है, वो सब क्या है, वो अपने बेस पर इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। अपने बेस पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऊपर, जो इन्फ्लेटेड पार्ट है, इस इन्फ्लेटेड यानी फुला हुआ जो पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, ये जो फुला हुआ पार्ट आप देख रहे हो इसको कहते हैं पुष्पासन। इसको क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में थैलमस कह लेते हैं। इसको आप पुष्पासन कह लीजिए, थैलमस कह लीजिए, या फिर इसको आप रिसेप्टेकल कह सकते हो, रिसेप्टेकल कह सकते हो। ठीक है? तो ये पुष्पासन है, यानी कि थैलमस है, रिसेप्टेकल है। ये क्या कर रहा है, फ्लावर के जितने भी एलिमेंट्स है ना उसको अपने बेस पर जोड़ के रखने का कार्य कर रहा है। फिर ये जो थैलमस है नीचे, ये पतली जो डंडल जैसी संरचना है उससे होते हुए ये नीचे आएगा, और नीचे आकर ये जुड़ा होगा किससे, तना से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा बउआ, तना से जुड़ा होगा। ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहने वाले हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पुष्प वृंत कहेंगे, या फिर इसको पेडिसल कहेंगे, या फिर कुछ बुक इसको जो है ना स्टाक लिखता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, स्टाक लिखता है, पेडिसल कहेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पुष्प के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमने एक टिपिकल फ्लावर लिया, एक प्रारूपी पुष्प लिया, और इस पुष्प के जितने भी अंग थे उस अंगों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, बोलिए। चलिए थोड़ा सा आगे इंक्रीज करते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा एक हम जो है ना एक बार में हम ये पूरे पिक्चर को हम लाने का प्रयास करें, ताकि आप एक जो है ना अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो चलिए आप जो है ना एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हमने इस स्लाइड में जो भी कुछ दिखाया है, वो जो भी कुछ समझाया है वो सब कुछ है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना बुआ, देखिए, तो जो फ्लावर होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर पुष्प के प्रकार की बात कर रहे हैं, पुष्पों के प्रकार की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। ठीक है? अब ये पुष्प कितने टाइप के हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा पूर्ण पुष्प कहेंगे। ठीक है? जिसको हम लोग लिखेंगे कंप्लीट फ्लावर,
पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा जो है अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प या फिर क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किसको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे और किसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ध्यान देना है वो, वैसा कोई भी पुष्प आपको देखने को मिले, ठीक है, वैसा कोई भी पुष्प आपको देखने को मिले जिसमें एक ही पुष्प में नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, अगर दोनों जनन अंग एक पुष्प के अंदर हैं तो हम इसको जो है इसके अलावा नर जनन अंग भी है, मादा जनन अंग भी है, इसके अलावा आपको इसमें जो है वो जो रंगीन पत्ती है यानी दल भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा जो है बाह्य दल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, बाह्य दल भी देखने को मिल रहा है। अगर ये चारों परसेंट है तो हम इसको पूर्ण पुष्प कहेंगे, क्लियर है। अपूर्ण पुष्प इसको कहेंगे वैसा पुष्प जिसमें या तो नर जनन अंग हो फिर दल और बाह्य दल हो, या तो फिर क्या आपको देखने को मिले मादा जनन अंग हो और फिर दल या बाह्य दल हो, ठीक है। तो एक्चुअली में बात क्या है, बात यह है कि एक पुष्प में क्या होते हैं, चार चक्र होते हैं, एक पुष्प में क्या होते हैं, चार चक्र होते हैं। आप जरा सा इधर ध्यान दे दो, एक पुष्प में जो है चार चक्र होते हैं जिसको हम फोर हॉर्ल कहेंगे, चक्र को हम क्या कहते हैं, हॉर्ल कहते हैं, ठीक है, चार चक्र। पहला जो चक्र है वो पुमंग है जिसको हम एंड्रोसियम के नाम से पढ़ा है, एंड्रोसियम के नाम से हमने पढ़ा है। दूसरा जो चक्र है वो जायांग है जिसको हमने गाइनोसियम के नाम से पढ़ा है, गाइनोसियम के नाम से पढ़ा है। तीसरा जो चक्र है वो है दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, तीसरा जो चक्र है वो दलपुंज है जिसको हम लोग कहेंगे कोरोला कहेंगे, दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और फिर बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे, बाह्यदल पुंज या फिर क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। तो एक पुष्प में ये चार चक्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना पुष्प के चार चक्र कौन कौन से हैं, पुमंग है, जायांग है, दलपुंज है और बाह्यदल पुंज है। ध्यान रखना है अगर कोई पुष्प है और उसमें ये चारों चक्र मौजूद है तो उसको हम पूर्ण पुष्प कहेंगे। अगर इसे चार में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित है या एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। तो ये चीजें आप अभी अपने दिमाग से क्या कर दो, निकाल दो, क्लियर है, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो। क्या हमने बोला कि जिसमें चारों चक्र होंगे, जिसमें चारों चक्र होंगे, जिसमें चारों चक्र होंगे, चारों चक्र क्या मिलेंगे, उपस्थित होंगे, चारों चक्र उपस्थित होंगे उसको हम पूर्ण पुष्प कहेंगे। और इसमें से चारों में से अगर चारों चक्र में से कोई भी चक्र अगर अनुपस्थित होंगे, ठीक है, तो ऐसे पुष्प हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर चारों चक्र मौजूद है तो हम उसको पूर्ण पुष्प कहेंगे, चारों में से अगर कोई एब्सेंट है तो कोई भी एक चक्र एब्सेंट है उसको हम अपूर्ण पुष्प कहेंगे, क्लियर है। इस तरीके से और भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जस्ट लाइक पुंकेसरित पुष्प, पुंकेसरित पुष्प जिसको हम अस्टामिनेटेड फ्लावर कहते हैं। ये शब्द भी जो है आपके बोर्ड्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। ये पुंकेसरित पुष्प क्या होता है, वैसा कोई भी पुष्प, ठीक है ना, वैसा कोई भी पुष्प जिसके पास सिर्फ पुंकेसर, सिर्फ क्या हो, पुंकेसर हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर होगा उसको हम पुंकेसरित पुष्प कहेंगे, ठीक है। और वैसा कोई भी पुष्प जिसके पास सिर्फ स्त्री केसर होगा उसको स्त्री केसरित पुष्प या फिर पिस्टिलेटेड फ्लावर कहेंगे, स्त्री केसरित पुष्प या फिर क्या कहेंगे, पिस्टिलेटेड फ्लावर। तो स्त्री केसरित पुष्प कहेंगे किसको, वैसा कोई भी पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनन अंग के रूप में स्त्री केसर है, सिर्फ स्त्री केसर नामक जनन अंग है तो उसको हम स्त्री केसरित पुष्प कहेंगे। और जो जिसमें सिर्फ जनन अंग के रूप में सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर है, स्त्री केसर नहीं है, सिर्फ पुंकेसर है, उसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसरित पुष्प कहेंगे। तो सिंपली अगर हम एक एग्जांपल लेने का प्रयास करें तो आपने गन्ने का पौधा देखा है, ठीक है, तो जहां पर बाली लगता है ना तो उसमें आप देखते हो इस तरीके से जो है संरचना देखने को मिलती है। ये जो है ये ऐसा पुष्प है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्री केसर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, स्त्री केसरों का समूह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्त्री केसरित पुष्प हो जाएंगे, स्त्री केसरित पुष्प हो जाएंगे। और इसके ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करके झाड़ी जैसा कुछ लगा हुआ, ठीक है। इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास पुंकेसर है, इसलिए हम इसको पुंकेसरित पुष्प कह रहे हैं या फिर अस्टामिनेटेड फ्लावर कह रहे हैं। तो इसके पास स्त्री केसर है, स्त्री केसरित पुष्प, इसके पास पुंकेसर है, तो हमने क्या कहा, पुंकेसरित पुष्प कहा। और ये दोनों ही प्रकार के पुष्प एक लिंगी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये पुंकेसरित पुष्प जो है इसको आप लोग नर पुष्प भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, नर पुष्प। और इसको आप क्या कह सकते हो, मादा पुष्प कहोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मादा जनन अंग है और यह ऐसा पुष्प है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर जनन अंग है, तो एक लिंगी है, ठीक है। ये नर पुष्प है, ऐसा नर पुष्प है जो एक लिंगी है, ठीक है। तो ये एक लिंगी होगा, ये भी एक लिंगी और ये भी कैसा होगा, ये भी एक लिंगी ही होने वाले हैं, यूनिसेक्सुअल होने वाले हैं। तो वैसा कोई भी पुष्प, चलिए इस चीज को भी हम लिखा देते हैं, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प किसको कहेंगे,
द्विलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? तो वैसा कोई भी पुष्प जिसमें नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, ये दोनों मौजूद है, तो द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे, ठीक है। या फिर वैसा कोई भी पुष्प जिसमें सिर्फ नर जनन अंग हो, ठीक है, या फिर सिर्फ मादा जनन अंग हो, तो वैसे पुष्प को हम लोग क्या कह लेंगे? एक लिंगी पुष्प कह लेंगे। या तो नर जनन अंग है या तो क्या है? मादा जनन अंग है, ठीक है, एक लिंगी पुष्प, या फिर इसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। कोई दिक्कत? आई थिंक दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना। इस तरीके से चलते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुष्प के अउपयोगी अंग कौन कौन से हैं और पुष्प के उपयोगी अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पुष्प जो है एक पौधे का लैंगिक जनन अंग है। तो लैंगिक जनन के लिए जो नर और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे उस संरचना को हम लोग उपयोगी कहेंगे, और उसके अलावा यानी नर और मादा जनन संरचना के अलावा जो दूसरे जो भी अंग होंगे उसको हम अउपयोगी अंग कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात कर ले उपयोगी अंग का, तो उपयोगी अंग में कौन कौन से हो जाएगा? जो पुंकेसर है, ये नर संरचना है, ठीक है। स्टैमेन क्या है? ये उपयोगी अंग है, ठीक है। जो स्त्री केसर है जिसको हम पिस्टिल कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? उपयोगी अंग है। इसके अलावा जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, दल देखने को मिल रहा है यानी पीटल देखने को मिल रहा है, अउपयोगी अंग हो जाएगा। आपको जो है ना बाह्यदल देखने को मिला, जिसको हमने सेपल कहा, अउपयोगी अंग हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है ना एक सहायक अंग भी पूछते हैं, ये सहायक अंग कौन सा है, ठीक है। तो आपने देखा है, क्या देखा है सहायक अंग में? कि जो पुष्पासन है, पुष्प के आखिरी में जो पुष्प के सारे चक्रों को अपने आधार पर जोड़ के रख रहा था, ये सहायक अंग कहलाएंगे पुष्पासन, या फिर इसको क्या कहेंगे? थैलमस कहेंगे, पुष्पासन, ठीक है। इसके अलावा जो पुष्प वृंत है जिसको हमने पेडिसेल कहा, क्या कहा? पेडिसेल कहा, ये भी क्या हो जाएंगे? सहायक अंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का शुरुआत कर दिया है, ठीक है। इस चैप्टर को बारी से काफी बारीकी से स्टेप बाइज हम लोग जो है कवर करेंगे। इतनी चीजें जो है ना क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे की बात जो है अगले क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।